यस सर। सो हम लोग आज उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस चीज को थोड़ा सा, कल का टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज करा उसको? कल के टॉपिक में सारी चीजें समझ आई? किसी को कोई डाउट तो बताइए। कि जो एक ब्लू तारा है, ब्लू अगर स्टार है, तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा? बताइए। बड़ा 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 होगा। बड़ा वेरी होगा गुड, सर। बहुत बढ़िया। तो ब्लू, अगर हमारा जो सन है, जब उसकी डेथ होगी तो वो क्या बनेगा? वाइट ड्वार्फ। वेरी गुड। तो चलिए आज हम लोग White सोलर सिस्टम को शुरू करते हैं। तो देखिए, सोलर सिस्टम जो है वो क्या है? एक तारा है, सन, ठीक है। और उस सन की एक ग्रेविटी है। उस ग्रेविटी से कई ढेर सारे सेलेस्टियल बॉडीज को उसने बांधा हुआ है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब खगोलीय पिंडों को उसने बांधा हुआ है, जिसमें आपके प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटेओराइड्स हैं, और इंटरप्लेनेटरी डस्ट और गैस भी है। इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्लैनेट क्या होता है, मून्स क्या होता है। देखिए, जैसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, स्पेस का जो एग्जाम वेटेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेस से संबंधित नॉलेज आपको हमेशा फायदा ही करेगा। तो अच्छे से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। तो ये जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में सन का जो है 99.86% मास है। जितना भी सोलर सिस्टम में बाकी सब चीजें हैं, उनकी तुलना में अकेले सन 99% भारी है। इतना सारा भार उसी का है, सोचिए। तो हम लोग जो है अब इस सोलर सिस्टम के मेंबर्स को देख लेते हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के। एक मिनट। हाँ, तो सोलर सिस्टम के मेंबर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोलर सिस्टम का मेन हेड है, जो कि स्टार है, वो है सन, ठीक है। सन इस सोलर सिस्टम का मेन हेड है, ठीक। फिर जो है प्लैनेट्स हैं, जिनको टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को हटा दिया गया। तो मरकरी से लेकर नेपच्यून तक ये सारे क्रम है। इसी क्रम में सन से लेकर नेपच्यून तक तारे वो हैं, प्लैनेट्स हैं। तुम्हारा मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, और आपका नेपच्यून है। यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। अब हर एक, कुछ को छोड़ दीजिए, मरकरी को छोड़ दीजिए, वीनस को छोड़ दीजिए, बाकी सबके अपने मून्स हैं, अपने खुद के उपग्रह हैं। मून्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे जो ऐसे ऐसी बॉडी, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती हैं, उसको कहते हैं मून या सैटेलाइट, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कि नेचर ने बना के दिया है, एक जो हम बना के भेजते हैं। तो जो भी चीज ग्रह के चारों ओर, प्लैनेट के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व करती है, उसमें से उसको कहते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको हम लोग मून भी कहते हैं। तो अर्थ का अपना एक मून है, और जो है सबसे बड़ा जो मून है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में, वो कौन सा है? क्या नाम है उसका, बताइए। सोलर, गैनीमेड। वेरी गुड। तो जुपिटर का जो, हाँ, गैनीमेड जो है सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम के अंदर। आगे हम लोग देखेंगे ये सब चीज को। और सैटर्न का एक बहुत प्रसिद्ध मून है टाइटन। तो कुछ मून्स के साथ आप परिचय बनाइए। और इसके अलावा छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जैसे कि ये प्लूटो का फिगर दिया हुआ है। प्लूटो, इरिस, सेरेस, होमा, मेकमेक, ये जो है 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जिनको बौने ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स, जो कि आपका मार्स और जुपिटर, पत्थर के छोटे बड़े बड़े टुकड़े हैं जो घूम रहे हैं, चाहे पत्थर या मेटल के, जो घूम रहे हैं पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में, और नेक्स्ट मोस्टली एक बेल्ट में घूमते हैं। उस बेल्ट का नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में
पाई जाती है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हम लोग के सोलर सिस्टम के मेंबर लोग हैं। कौन कौन है? हेड कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, फिर कौन है, और फिर कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? आइस, ये देखिए ये घूम रहा है, ये आइस पिघलती है, उसका धुआं जो है पीछे छूटता जाता है, तो एक पूंछ जैसी बनती है, इसको हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, तो कॉमेट जो होते हैं ये आइस, डस्ट और रॉक से बने होते हैं, जैसे हेलिस कॉमेट। और एक मेटेरॉइड्स होते हैं जो कि आइस से नहीं, केवल और केवल रॉक से बने होते हैं। ठीक है, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो मिटियोर्स बन जाती हैं। हम लोग देखेंगे मिटियोराइट क्या होता है, मिटियोराइट मिटियोर्स क्या होता है। ये देखिए एंट्री मार रहा है तो जल जा रहा है। तो ये सारे के सारे मेंबर हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब ये हमारा सोलर सिस्टम देखिए, ये देखिए मूव कर रहा है, बीच में बड़ा सा सन है, और ये जो आप ये पत्थर का टुकड़े देख रहे हैं, बीच में एक सफेद सफेद देख रहे हैं, ये जुपिटर के और उसके बीच में, मार्स के बीच में, यही है एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये जो बहुत ही तिरछा तरीके से घूम रहा है, जिसकी ऑर्बिट एकदम अलग तरीके से है, वो कौन है? प्लूटो। प्लूटो। तो ये जो एकदम अलग तरह से घूम रहा है, ये है प्लूटो, जिसकी ऑर्बिट एकदम ही अलग है, और इसी वजह से इसको बाहर कर दिया गया था। ये भी उसका एक और फिगर है, थोड़ा साफ, सभी साफी। अब आता है सन। तो इसका जो हेड है सोलर सिस्टम का, वो है सन। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं बहुत ही। सन क्या है? गैस के का गोला है, या रॉक से बना है, सॉलिड है, क्या है सर? गैस का गोला, Yes. तो गैस है। सन जो है वो गैस का गोला है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, और इसकी वजह से इसके अंदर बहुत तेजी से, और ये इतना ज्यादा गर्म है कि प्लाज्मा के रूप में इलेक्ट्रॉन और आयन जो होते हैं वो इसमें मूव कर रहे होते हैं। प्लाज्मा एक कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रॉन और आयन के रूप में कण मूव कर रहे होते हैं, और उस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज जो जनरेट होता है, उसकी वजह से एक बहुत बिग मैग्नेटिक फील्ड, जब भी आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जहां से गुजरता है, बहुत वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। चूंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है मूव करता है, इसकी वजह से, और इतनी बड़े पैमाने पर मूव करता है, तो बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आगे हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। तो सन क्या है? तो सन जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, एक बहुत बड़ी सी बॉल है, ठीक है, जो कि हॉट गैसेस से बनी हुई है। जनरली जो है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई है गैस, और पूरे सोलर सिस्टम का टोटल 99.86% मास अकेले सूरज का ही है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून से हम लोग देखे थे, इसी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आखिर ये जो वर्ड सोलर है ये कहाँ से आया था? तो रोमन माइथोलॉजी में सूर्य देवता का जो नाम था वो जो है सोल कहा जाता था। सोल वाज द सन गॉड। तो ये जो सोलर जो है वहीं से आया है, सूर्य से संबंधित। तो जो फैमिली ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ऐसा बॉडीज, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज का परिवार जो कि सूर्य के चारों तरफ घूमता है और एक सिस्टम बनाता है, उसी सिस्टम को कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये रोमन माइथोलॉजी से सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब जरा सा की फैक्ट जान लीजिए सन के बारे में, कि सन जो है हमारे अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अगर 150 मिलियन किलोमीटर मतलब 1.5 करोड़ किलोमीटर, और एक जो हमारा सन से अर्थ के बीच की दूरी है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 AU क्या होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। तो सन से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 AU। तो ये है सन और ये है अर्थ। ठीक है, और ये ऐसा नहीं होता है कि दूरी हमेशा फिक्स रहती है। 3 जुलाई को सन जो है अर्थ से सबसे दूर होता है, 152 मिलियन किलोमीटर के अराउंड होता है। इसको क्या कहते हैं? एपहेलियन। ठीक है,
तो ये जुलाई का महीना चल रहा है और सूरज सबसे दूर है, फिर भी गर्मी लग रही है, क्यों भाई? आगे देखा जाएगा क्यों लगती है। ठीक है, तो जुलाई के महीने में सूर्य जो है 3 जुलाई को सबसे दूर होता है अर्थ से, और इसको कहते हैं एपिहीलियन। फिर ये जो इसका ऑर्बिट देख रहे हैं, क्या ये सर्कुलर है? नहीं है, ये इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है, वृत्ताकार नहीं है। तो इसमें सन जो है कभी अर्थ से बहुत दूर होगा तो कभी बहुत पास होगा। जो दूसरी सिचुएशन है, जब 4 जनवरी को अर्थ जो है सन के सबसे पास होगी, ठीक है, एकदम नजदीक होगी, उसको क्या कहते हैं? 4 जनवरी को कितनी दूर होती है? 147 मिलियन किलोमीटर होती है, और इस घटना को कहते हैं पेरिहीलियन। तो 2 चीज आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि एपिहीलियन, अप मतलब दूर, एपी ए जहां आ जाए वो समझ लो दूर की बात, और पेरी मतलब पास। ठीक है, इसी तरह से एक घटना होगी जब हम लोग मून को पढ़ेंगे, तो मून सबसे पास होगा तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? पेरिजी। और मून सबसे दूर होगा अर्थ के तो क्या कहेंगे? अपोजी। और इन दोनों के कंडीशन से टाइड्स पैदा होंगी। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एपिहीलियन, पेरिहीलियन और अपोजी और पेरिजी मिलकर टाइड की ऊंचाई को घटाती हैं, और ज्वार भाटा जो आपने सुना होगा उसकी ऊंचाई को घटाती हैं और बढ़ाती हैं। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो स्पीड है सनलाइट की, सूर्य की रोशनी जो है वो कितनी उसकी स्पीड है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड सूर्य की जो लाइट है उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमारा सूरज से जब प्रकाश चलता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड, इतनी दूर, सोचिए प्रकाश की गति कितनी तेज है। ठीक है, तो ये एक एक फैक्ट करके आप धीमे धीमे चीजों को समझ रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो सरफेस टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य का, 5500 डिग्री टेम्परेचर। और कोर का जो टेम्परेचर अगर देख लीजिए तो अराउंड 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, उसके सबसे अंदर जहां से एनर्जी निकलती है, जहां पर आपका ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं फ्यूजन की, वहां पर 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और अगर मास देखेंगे सूर्य का तो वो है 1.989 इंटू 10⁻30 kg, इतना भारी है सूर्य। और डायमीटर इसका जो है, अर्थ की जो डायमीटर है, अर्थ का जो व्यास है इतना, उसका 109 टाइम्स या 111 टाइम्स है। ठीक है, और ये जो स्टार है ये येलो ड्वार्फ श्रेणी का स्टार माना जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर मास के हिसाब से देखोगे, 2 हिसाब से नापा जाता है, एटम के हिसाब से, नंबर ऑफ एटम्स, और मास के हिसाब से। तो नंबर ऑफ एटम के हिसाब से 91% हाइड्रोजन है, वहीं मास के हिसाब से 74% हाइड्रोजन है, और उसके बाद 24% हीलियम है। और हैवियर एलिमेंट्स बहुत कम है, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, आयरन हो, ये सब काफी कम है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर इसकी 6 लेयर्स भी हैं। सबसे बाहरी लेयर को कोरोना कहते हैं, उसके बाद की लेयर को क्रोमोस्फियर कहते हैं, उसके अंदर की लेयर फोटोस्फियर, फिर कन्वेक्टिव जोन और फिर रेडिएटिव जोन। ठीक है, तो 6 लेयर्स पाई जाती हैं सन के अंदर। सबसे बाहर कोरोना। अगर आपसे यही पूछे कि अर्थ जो हमारा सन के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? कोरोना। और सब दूसरी लेयर को क्या कहते हैं? कोर। कम से कम 2 चीज तो याद रखिए। देखिए, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद हो, लेकिन कम से कम कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो 6 लेयर्स हैं। एक है आपका कोरोना, फिर आपके उसके नीचे क्रोमोस्फियर, उसके नीचे फोटोस्फियर, उसके नीचे कन्वेक्टिव जोन, फिर रेडिएटिव जोन, और लास्ट सबसे अंदर कोर। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है बताइए? कोर। सबसे ज्यादा गर्म कोर होता है।
अब आप देखिए अगर The largest and एक सेकेंड, अब देखिए जरा कितना बड़ा है सूर्य। आप जब ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य है कितना बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा है, मोस्ट मैसिव है। अब देखिए अर्थ, कितनी अर्थ आ सकती है इसके, 100 अर्थ से भी ज्यादा वाइड है ये। और सारे के सारे प्लेनेट को डाल दो तो 600 बार ऐसा काम किया जा सकता है। देख रहे हो, सारे 8 प्लेनेट को डाल दो तो 600 बार वो सूर्य में भर जाएगा। और 99.86% इसका मास है, बाकी का मास मिला के 0.2%। अब ये देखिए इस सन की ग्रेविटी कितना हैवी है, ये बीचों बीच धसा हुआ है और सारी चीजों को अपने अंदर बांधे हुआ है। ये स्पेस एंड टाइम है, ठीक है। इसी के चारों तरफ सारे के सारे चीज सन की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। और बहुत ढेर सारे इसमें डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, सैकड़ों मून्स हैं। 100 के करीब तो केवल सैटर्न का मून है, 100 से ज्यादा ही हो गया है नई खोज के हिसाब से। ठीक है, और जैसे ही अगर सन गायब हो, कितना 146, और सन जब भी गायब हो जाएगा तो फिर वो ये सारे के सारे स्पेस में गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज आती है सन में, वो है सन स्पॉट्स। ठीक है, ये देखिए काले काले धब्बे हैं सन में, इनको क्या कहा जाता है, सन स्पॉट्स। ठीक, तो ये जो सन स्पॉट्स हैं ये हैं क्या, तो सन बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, और कभी कभी इसके सरफेस पर आपको काले काले स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनको कहा जाता है सन स्पॉट्स। ठीक है, ये काले जो होते हैं उनको कौन पैदा करता है, ठीक है, इनको पैदा करता है, काले धब्बों को, डार्क स्पॉट को, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कूलर होते हैं, जो बाकी के सन है ना उसके आसपास के इलाकों से थोड़ा ठंडा होते हैं। ठीक है, और जो है, और तब भी इनका टेम्परेचर अगर देखोगे तो 3000 से लेकर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पृथ्वी के लिए। और ये पैदा कैसे होते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये जो सन स्पॉट है इसको पैदा होने के पीछे का कारण क्या है, तो सूर्य का बहुत ही जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड। हम आपको दिखाएंगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, और फिर जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करता क्या है कि जो हीट होती है वो इस जगह से हीट को रिलीज नहीं होने देता है, रोक देता है कि हीट यहां से निकलेगी नहीं। और इसकी वजह से ये इलाका क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो अगर यहां से हीट नहीं निकलेगी तो इसके अगल बगल वाले इलाके से बताइए हीट कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी, ज्यादा वेरी निकलेगी। गुड। तो ध्यान रखिएगा कि जहां सन स्पॉट्स है इसके अगल बगल वाला जो इलाका आप देख रहे हो वो इससे ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हीट इसको ट्रैप किया है, मैग्नेटिक फील्ड ने रोक रखा है, वो अगल बगल से निकलेगी। तो इसकी वजह से अगल बगल वाला इलाका ज्यादा गर्म होता है। तो क्या ये हमेशा रहते हैं, नहीं, ये आते हैं और जाते हैं। ठीक है, कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो क्या कोई पैटर्न है इनके आने का, हाँ, जो नंबर होते हैं सन स्पॉट्स के वो बढ़ते हैं और घटते हैं हर 11 साल पर, और इसको कहते हैं सन स्पॉट साइकिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दिखाता है कि सन बहुत एक्टिव है। जब सन स्पॉट्स की संख्या बढ़ जाती है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपना काम ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब कि अगल बगल से जो, अगर मान लीजिए कहीं पर अगर किसी ने एक जगह पर धारा को रोक दिया तो अगल बगल से धारा और तेजी से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, सोलर स्टॉर्म्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ने अगर रोक दिया सूर्य से आने वाले जो रेडिएशन को, तो अगल बगल से सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, एनर्जी और तेज निकलती है। और जब वो तेज एनर्जी हमारे यहाँ आती है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, वो भेद कर अंदर तक पहुंच जाती है और सैटेलाइट, पावर लाइंस, मोबाइल सिग्नल, इनको नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे यहाँ भी एक सुरक्षा कवच है पृथ्वी का अपना, जिसको पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो इन सोलर फ्लेयर से हमारी रक्षा करता है। तो क्या सन का मैग्नेटिक फील्ड हमें
वह हमारी रक्षा नहीं करता होगा? सन का भी तो एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरे सोलर सिस्टम में एक कवच के रूप में रुका हुआ है, सबकी रक्षा कर रहा है। वो भी जो कॉस्मिक रेज आती हैं खतरनाक, उनसे हमारी रक्षा करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी काम की चीज है। समझ में आ गया सन स्पॉट्स आप लोगों को? इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में ये करंट में बहुत आता है, इसलिए मैंने इसको अभी ही कवर कर दिया। वैसे 6 की किताब में तो सब है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग सन को थोड़ा समझ लिए और अब हम लोग चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। ठीक है, समझ में आया सन आपको? कोई डाउट है किसी को इतने बीच में? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो प्लैनेट्स क्या हैं? तो प्लैनेट्स जो है बहुत बड़ी लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि स्टार के अराउंड, किसी भी एक स्टार के अराउंड जो घूमती रहती हैं उनको प्लैनेट्स कहते हैं। तो हमारा सन भी एक स्टार है, उसका अपना एक सिस्टम है, और वहां पर जो बॉडीज घूमती रहती हैं, खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। और जिस रास्ते पर घूमते रहते हैं उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। एक फिक्स रास्ते पे वो घूमते रहते हैं और उन फिक्स रास्तों को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। और इनकी अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती है, वो स्टार्स के जो लाइट होती है उसके द्वारा उनको लाइट प्रकाश मिलता है। दे आर लिड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। और ये जो प्लैनेट वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है। उसका मतलब है इधर उधर घूमने वाला, वांडरर, जो घूमता रहता है। जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, हमारी अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है, और ये सारी अपनी ऊष्मा, हीट और लाइट कहाँ से लेती है? सन से लेती है, जो हमारे अर्थ के सबसे पास का तारा है। अगर क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम्स में, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वी के पास सबसे पास तारा है सूर्य, सन, और सोलर सिस्टम के सबसे पास का तारा है, क्या नाम है उसका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए हमारा सन है। अब सन के पास हम देखेंगे कैसे हमारे प्लैनेट्स इवॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर सन के सबसे पास एक प्लैनेट है जो धीमे धीमे घूमता है, धीमे धीमे रोटेट करता है, उसका नाम है मरकरी। और उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा और पास सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है जो सबसे धीमे रोटेट करता है, और वो है वीनस। और उसके बाद कौन है बताइए? तो उसके बाद है अर्थ। और अर्थ का रोटेशन ठीक ठाक होता है, और अर्थ जो है वो साइज में वीनस के बराबर ही है, इसीलिए अर्थ को वीनस का क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं ना। और यही वीनस जो है हमें सुबह भी दिखाई देता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं वीनस को। और अर्थ के बाद आता है मार्स, लाल ग्रह। ठीक है, और जो है मार्स के बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज रोटेट करने वाला और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। और इस जुपिटर का संबंध अभी एक कोई बड़ा सा इवेंट हुआ था उससे भी है। कौन सा इवेंट हुआ था जिससे जुपिटर का संबंध बताया गया था? जुपिटर का जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है उससे संबंधित रहता है, कुछ ऐसा। कुंभ हुआ था, तो कुंभ में जो आपका इवेंट, उसको जुपिटर के जो रोटेशन रिवोल्यूशन से जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के चारों तरफ रिंग होती है। और उसके बाद आता है ये कौन सा है? यूरेनस। एकदम ही अजीब सा है, ये एकदम टिल्टेड है। इसका जो पोल है, जैसे हम लोग का जो पोल है वो ऐसे है, इसका पोल सूरज की तरफ है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है साइड साइड, सबसे ज्यादा झुका हुआ टिल्टेड है। इसका रोटेशन एकदम ही अलग होता है, बाकी लोग का रोटेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका एकदम ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका नेपच्यून। तो ये सारे आपके लाइन से ग्रह हैं। कभी कभी तो इनका यही सीक्वेंस ही पूछ देता है, इसके बीच में कौन है, जुपिटर यूरेनस के बीच में कौन है,
सैटर्न नेपच्यून के बीच में कौन है, मार्स सैटर्न के बीच में कौन है। तो ये पिक्चर अगर आपको कायदे से दिखती होगी तो आप आराम से कर लोगे उसको। तो हमारे यहाँ हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, यही उनका साइज। अब इनका डिस्टेंस दिखा रहा है कितना डिस्टेंस में है ये। तो सबसे पास ये 0.38 AU। AU क्या था, कितना था एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मील 150 million kilometers. वेरी गुड, 150 मिलियन किलोमीटर ये था सूर्य से पृथ्वी की दूरी। फिर वीनस 0.72 AU है, अर्थ केवल 1 AU है, मार्स 1.52 AU है और जुपिटर 5.2 AU है। ठीक है, फिर सैटर्न है। अब ये जुपिटर और सन बड़ा अच्छा खासा बैलेंस बनाए रहते हैं, हम लोग आगे देखा जाएगा उसको। फिर यूरेनस है, फिर सबसे दूर है नेपच्यून। इसकी आपको डिस्टेंस याद करने की जरूरत नहीं है, इतना पूछता नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए डेंसिटी के हिसाब से सोलर सिस्टम का सबसे डेंस प्लैनेट कौन सा है, बता सकता है कोई? सर अर्थ, वेरी वेरी गुड, अर्थ। इसकी डेंसिटी है 5.514। सेकेंड नंबर पे नहीं बता पाएंगे आप लोग, मरकरी। ठीक है, फिर आता है वीनस, फिर आता है मार्स 3.934। ये किसके तुलना में अभी देखेंगे, जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है वो किसकी डेंसिटी होती है? नेपच्यून 1.637, जिसकी भी 1 से कम होगी वो पानी में भी तैर जाएगा। जुपिटर 1.326, यूरेनस 1.2071 और सैटर्न 0.687। इसका मतलब सैटर्न को अगर समंदर में डाल दिया जाए तो सैटर्न डूबेगा? नो नहीं तैरेगा, वो तैरेगा। तो सबसे ज्यादा डेंस, आपको ये क्रम ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रहेगा भी नहीं, भूल भी जाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे कम ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब की डेंसिटी कम होने की वजह भी है, ये सब गैस जायंट्स है, और इनकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह भी ये सब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये सब गैसों के बने हैं। तो गैस की डेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है, बताइए? गैस की डेंसिटी क्या होती है? कम कम होती है। कम वेरी गुड। अब जरा साइज वाइज देखें, साइज वाइज तो आप लोग बता ही सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। दूसरे नंबर पे सैटर्न। थर्ड पे बताइए, अब यही फंसेंगे। वेरी गुड। फोर्थ पे तो अब इजी है, नेपच्यून। एंड उसके बाद अब है, फिर अब यहाँ से वीनस, देन मार्स, मर्करी। वेरी गुड। तो ये है साइज वाइज प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये तो आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी में आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम। मास वाइज सबसे भारी जुपिटर, देन सैटर्न। मास इज डिफरेंट एंड डेंसिटी इज डिफरेंट। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है वो होती है डेंसिटी, एंड मास मतलब टोटल मास कितना है। तो बड़ा है तो मास भी ज्यादा है। फिर यूरेनस, देन अर्थ, देन वीनस, देन मार्स और देन मरकरी। इस दोनों में आपको कुछ अंतर दिखा, मास और वाले में और साइज वाले में? यस सर, नेपच्यून और क्या यूरेनस। दिखा? ओके, वेरी गुड। यूरेनस फैमिली। नेपच्यून और यूरेनस इंटरचेंज हो गए। यूरेनस साइज में यहाँ था और मास में यहाँ चला गया। ठीक है, अब हम लोग जरा देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होती है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स की ऑर्बिट किसे कहते हैं? जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के, वो एक फिक्स रास्ते पर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये फिक्स रास्ता दिख रहा है आप लोग को? इसी फिक्स रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फिक्स रास्ता क्या कहलाता है? यही इलोंगेटेड पाथ होता है। ये पाथ जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब ये लोग इलिप्टिकल होते हैं, सर्कुलर नहीं होते, इलिप्टिकल होते हैं। देखिए, जब सन जो है अर्थ से सबसे दूर है, अर्थ सन से सबसे दूर है, उसको एपिहेलियन कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जो हमारी अर्थ है
उसके अराउंड जो मून मूव कर रहा है वो भी इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है, इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार, और ये एक ऐसी सिचुएशन आती है जब मून जो है अर्थ से सबसे दूर होता है उसको अपोजी कहते हैं, और सबसे पास होता है उसको पेरिजी कहते हैं। तो ये जो पाथ होते हैं वो कैसे होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है ऑर्बिट्स। देखिए कैसे अर्थ जो के अराउंड हमारी सन के अराउंड हमारी अर्थ घूम रही है, और अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सिस ऑफ प्लैनेट्स। तो एक्सिस क्या होता है, हिंदी में इसको धुरी कहते हैं। क्या होता है एक्सिस, बताइए, व्हाट इज एक्सिस? तो जो, हाँ, जो हमारे एक लाइन होती है ऐसी जिसके अराउंड हमारे, जैसे आप लट्टू नचाते हैं तो लट्टू एक उसके नीचे नाचता रहता है ऐसे ऐसे, उसी लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस। तो सारे प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के वो रोटेट करते हैं अपनी धुरी या एक्सिस पर। ये देखिए, अब बताइए यहाँ दो लाइन दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, कौन सी एक्सिस, ये ए वाली और बी वाली एक्सिस कौन सी है, ए या बी? बी, क्योंकि ये जो अर्थ है इसके अराउंड घूम रही है, बी के अराउंड। लेकिन होना चाहिए था, ऑर्बिट कहती है कि ऑर्बिट के परपेंडिकुलर तो ये लाइन है, इसके अराउंड घूमनी चाहिए थी, पर घूम नहीं रही, इसका मतलब झुकी है, टिल्टेड है। और इसी टिल्ट की वजह से और रिवोल्यूशन, दो चीजें होती हैं जिनकी वजह से मौसम आते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। एक होता है रिवोल्यूशन जो घूमती है, और एक होता है टिल्ट। अगर टिल्ट नहीं होगी तो हर जगह सेम मौसम रहेगा, सेम तरीके का सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, अंतर नहीं आएगा। फिर होता है प्रत्येक प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में दो को छोड़ दो, ठीक है, कौन से दो को छोड़ दो, वीनस और यूरेनस, याद रखना यूवी, ये दोनों जो हैं अलग, ये लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, अन्यथा सारे के सारे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट मूव होते हैं, ऐसे 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 वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसीलिए सूरज आपको ईस्ट से निकलता हुआ दिखता है। तो आपको इसमें याद करने का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीनस और यूरेनस ये दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वीनस इतना स्लो रोटेट करता है, आपको रोटेशन समझ में भी नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक रोटेशन पूरा करने में इसको 243 दिन और 26 मिनट लगते हैं। और उसके बाद दूसरा सबसे स्लो रोटेशन होता है मरकरी का, उसको 58 दिन लगते हैं, 58 डेज लगते हैं, ठीक है। तो वीनस इतना स्लो मूव करता है, लेकिन ये कैसे मूव करता है, बाकी सब ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वीनस कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, वीनस ऐसे मूव करेगा, जैसे घड़ी मूव करती है तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और ये जो है आपका क्या नाम है इसका, यूरेनस, ये भी कैसे मूव करता है, क्लॉकवाइज। तो ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। अब देखिए सबका जो एक्सिस है ये सीधा है, एक कोई है जिसका एक्सिस टेढ़ा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बाकी का थोड़ा बहुत वर्टिकल है या टिल्टेड है। एक है जिसका हॉरिजॉन्टल टाइप का है, और वो कौन सा है, यूरेनस, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, आजकल स्पेस हॉट टॉपिक है, सो ये बात याद रखिएगा, स्पेस की नॉलेज आपको बहुत फायदा करेगी। तो जितने भी प्लेनेट होते हैं उनका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और यही जो पॉइंट होते हैं जहां पर एक्सिस मीट करती है, इसी दोनों के बीच में से जिधर से एक्सिस ये तुम्हारा इसको रोटेट मतलब इसको भेदते हुए निकल जाती है, तो जिधर से एक ऊपर निकलती है एक नीचे, उसी को कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसीलिए यूरेनस का नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर है, ये नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, हॉरिजॉन्टल तरीके से, ठीक है। तो ये आप समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्सिस से डिसाइड होता है, एक्सिस मतलब हिंदी में धुरी, ठीक है। अब जो एक्सिस टिल्ट है डिफाइंड होता है कि कितना एंगल है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप एक उसका पॉजिटिव
पोल होता है। पॉजिटिव पोल का मतलब क्या होता है, उसके नॉर्थ पोल को जनरली पॉजिटिव, नॉर्थ पोल किसके, सन के नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल कहते हैं। सन के नॉर्थ पोल के हिसाब से एंगल देखा जाता है। तो वो जो तुम्हारा, ये जो तुम्हारी एक्सिस है वो इधर वाले को पॉजिटिव माना जाता है। अब चूंकि यहाँ और देखा जाता है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर अर्थ जहां 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यूरेनस का जो झुकाव है वो 97 डिग्री है, और वहीं जो वीनस जो है एकदम उल्टा ही रोटेट करता है, तो उसके झुकाव को 177 डिग्री माना जाता है। जबकि टिल्ट जो देखोगे ध्यान से तो वो 3 डिग्री ही है, क्योंकि वो उल्टा घूम रहा है, इसलिए उसका जो रोटेशन जो एंगल है वो 177 डिग्री मान लिया गया है। तो अगर मान लीजिए प्रश्न ये आता है, सबसे ज्यादा टिल्टेड कौन सा प्लैनेट है, तो क्या बताएंगे? यूरेनस। यूरेनस, वेरी गुड। यूरेनस इसलिए क्योंकि इसकी जो एक्सिस है वो इसके जो तुम्हारा प्लेन, ये नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी तुलना में ज्यादा झुकी हुई है। यहाँ पर तो उसी के अराउंड ही है, आसपास है। तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखोगे, पॉजिटिव और निगेटिव छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है? यूरेनस बना रहा है कि नहीं? तो इसलिए यूरेनस सबसे ज्यादा टिल्टेड है। याद रखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न आ चुका है, आता भी है, ठीक है। अब हम लोग जरा देखेंगे कि ये जो तो आपका एक्सिस और टिल्ट होता है, ये सब होता कैसे, क्या है। ये आपको दिख रहा है सन, और ये दिख रही है अर्थ। तो अर्थ से एकदम सीधी लाइन ये खींचेंगे, जो जिसके अराउंड अर्थ जो है इसी लाइन में ऐसे ऐसे घूमेगी, तो ये किसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल प्लेन। अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन हो, तो अर्थ को कैसे आइडियली घूमना चाहिए था? इसी के अराउंड। तो क्या होना चाहिए था? एक्सिस क्या होनी चाहिए थी? ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये है नॉर्मल टू ऑर्बिटल प्लेन। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर कोई भी चीज किसी का नॉर्मल, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन जो खींचोगे उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो ऑर्बिट का प्लेन है, ऑर्बिट की जो लाइन है, कोई भी चीज लाइन जैसी नहीं होती, उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, तो उसका एक प्लेन टाइप होता है। तो उस ऑर्बिटल प्लेन से परपेंडिकुलर जो लाइन खींचोगे उसको नॉर्मल कहते हैं। तो उस नॉर्मल लाइन के अराउंड ऐसे घूमना चाहिए था अर्थ को, ठीक है। तो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा एक्सिस होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये एक्सिस ऐसे टिल्ट हो गई और अर्थ उसके अराउंड घूमती है, ठीक है। और नॉर्मल के से कितना डिग्री एंगल बनाती है? 23.5 डिग्री, ठीक है। तो अर्थ घूमती किसके अराउंड है? तो इसी को कहते हैं एक्सिस, जिसके अराउंड वो रोटेट करती। और ये ऑर्बिटल प्लेन से वो एंगल, अगर ऑर्बिटल प्लेन से एंगल नापा जाए तो कितना एंगल है एक्सिस का? 66.5 डिग्री। और अगर नॉर्मल से नापा गया तो कितना है? 23.5 डिग्री। समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? ये सारी चीजें, सारी मेहनत इसीलिए की जाती है कि आपको एकदम दिमाग में बन जाए, छप जाए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ये कोई डाउट हो तो पूछिएगा। हाँ, सबको क्लियर हो गया? चलिए, ये देखिए, ये फिगर है, देखिए जो हम लोग 1D में देख रहे थे, 2D में है। ये आपका सन के अराउंड जो ऑर्बिट में वो मूव करता है, उसका प्लेन, उसका एक समतल मैदान टाइप का है, एक प्लेन है उसका, ठीक है। और जो अर्थ का प्लेन है, अर्थ जो इसके अराउंड, इसकी जस्ट परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ये है नॉर्मल। अर्थ इसके अराउंड झुकी हुई है, एक्सिस उसकी जो है इस तरह से। और अर्थ का जो प्लेन है, जो हमारा इक्वेटर देखोगे तो वो ऐसा है। अर्थ को आधे आधे में ऐसे काटोगे, ठीक है। तो ये इस तरह का एक फेज है, चीजें हैं जिसमें आप इसके हिसाब एक से। क्वेश्चन है मेरा, ये जो आप नॉर्मल लाइन बता रहे हैं, जैसे कि अर्थ नॉर्मल लाइन जो है वैसे है तो 23.5 डिग्री झुकी ना, टिल्टेड, तो इस नॉर्मल लाइन का कोई मतलब तो है नहीं। किससे नापोगी ना 23.5 डिग्री? कोई लाइन होगी ना, शायद 23.5 डिग्री नापेंगे कहाँ से? इसी से तो नाप रहे हैं, इसीलिए तो इसको खींचा गया है। इसका और जो है ये तुम्हारा एक्सिस से, अगर ना यहाँ से ऑर्बिट के प्लेन से नापोगे
तो 66.5 डिग्री है, 66.3 66.5 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया? यस। क्लियर हुआ सबको भाई? कोई डाउट है किसी को? बताइए, सबको क्लियर है? चलिए फिर बोल दिया कीजिए हाँ या ना। यस ठीक, सर, यस। ओके। तो ये सब है। अब यहाँ पे देखिए सीरस का भी दिया हुआ है। अब देखिए सबसे कम टिल्टेड कौन सा है? सबसे कम टिल्टेड है मरकरी, 0.03 डिग्री केवल, एकदम ऑलमोस्ट सीधा है। उसके बाद अगर टिल्ट में जाएंगे तो जुपिटर का टिल्ट बहुत कम है, 3 डिग्री के अराउंड है। अगर देखा जाए तो आपका वीनस का भी टिल्ट 3 ही डिग्री है, लेकिन चूंकि इधर से नापते हैं तो 177 डिग्री आ जाता है, 177.4। ये भी 3 के करीबी है लेकिन। और उसके बाद इसका टिल्ट देखेंगे, अगर पूछ देता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा भी हुआ था कि किसका टिल्ट जो है पृथ्वी के टिल्ट के बराबर ही आसपास ही है, ठीक है, तो वो है मार्स का, 25.2 डिग्री है, और हमारा कितना है 23.5 डिग्री। ठीक, और नेपच्यून का कितना है 28.3 डिग्री। इवन सैटर्न का भी हमारे ही आसपास है 26.7 डिग्री। ठीक है, यूरेनस का 98 डिग्री करीब है, एकदम ही उल्टा है, ये तो एकदम ऐसे ऐसे घूमता है, इसका पोल एकदम सूरज की तरफ ही है। तो इसके यहाँ जो सनसेट और तुम्हारा होता होगा किधर की तरफ से होता होगा, इक्वेटर वगैरह की तरफ से। तो ये इसका तो एकदम ही अलग कहानी है। अब प्लूटो की जो टिल्ट है वो 122.5 डिग्री है, ये भी काफी झुका हुआ है, बट प्लूटो तो चूंकि वो है नहीं, वो ड्वार्फ प्लैनेट है, इसलिए उसको मापते नहीं। ठीक, तो ये सारी चीजें धीमे धीमे ही सही, एक एक चीज को पक्के करते चलिए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये वही चीज दिया हुआ है। अब होते हैं इनर और आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, तो कुछ प्लैनेट जो है किसके इनर किसके आउटर में नापा जाता है, तो ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, इसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं सब, वो कौन से प्लैनेट्स हैं? इनर प्लैनेट्स। और उसके बाहर जो प्लैनेट्स है वो कौन से हैं? आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, तो अभी प्रश्न ये भी आता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो किन के बीच में होती है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रहा है, सीरस, सेरस किसके बीच में है? किसमें है? एस्टेरॉयड बेल्ट में। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सेरस क्या पढ़ा था अभी आपने, सेरस किसमें था? क्या है ये? ड्वार्फ प्लैनेट। तो मैक्सिमम ड्वार्फ प्लैनेट कहाँ है? क्यूपर बेल्ट के पास। भी हम लोग आगे देखेंगे क्यूपर बेल्ट का क्या है। तो क्यूपर बेल्ट के पास जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, प्लूटो हो, मेक हो, एरिस हो, ये सब कहाँ पर है? क्यूपर। लेकिन सेरेस कहाँ पर है? एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक, एक एस्टेरॉयड जो अभी बहुत न्यूज में था, जहां पर एक स्पेस क्राफ्ट गया था और उसने कुछ लिया था वहां से सैंपल वैम्पल, आप लोगों को पता है कौन सा एस्टेरॉयड था? क्या नाम था उसका? साइकी। साइकी भी है, लेकिन जहां पर अभी बेनू नाम का एक एस्टेरॉयड था, याद है? बेनू एस्टेरॉयड, ठीक है, वहां गया था। तो ये इनर प्लैनेट 4 हैं और ये आउटर प्लैनेट भी 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स में देखें, इनर प्लैनेट्स का एक और नाम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये सब रॉक के चट्टानों के बने होते हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। वहीं आउटर प्लैनेट को जोवियन, गैसीय प्लैनेट है, गैसों के बने हुए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये इनर प्लैनेट्स में आते हैं। वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। ये इन सन के बहुत पास होते हैं, और ये आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं सन से बहुत दूर होते हैं। और ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो मेटालिक मिनरल्स से बने होते हैं, इसमें आपको ढेर सारे मेटल्स भी मिल जाते हैं। और ये सब किसके बने होते हैं? मेनली ये हॉट गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ये थिन होते हैं, इनका जो ऊपर का जो क्रस्ट होता है, अभी हम लोग देखेंगे आगे की क्रस्ट क्या होता है। जो सबसे ऊपर की जो है चट्टानी परत होती है हमारे पृथ्वी की, उसको ही क्रस्ट कहते हैं। तो एक पतली सी ऊपर
रॉक की क्रस्ट होती है। हमारा जैसे आपने प्याज छीला होगा, कई लेयर होती हैं, उसी तरह हमारी पृथ्वी के अंदर भी कई लेयर होती है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। सबसे ऊपर की लेयर को कहते हैं क्रस्ट, जो कि चट्टानों की बनी होती है, तो उसको थिन रॉकी क्रस्ट, हमारी जो ऊपर की रॉकी क्रस्ट होती है पतली होती है। और यहाँ पर तो रॉक होगा ही नहीं, सारा का सारा गैस से बना हुआ बॉडी है ये। और इनकी जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है, स्पीड होता है, क्योंकि सूर्य के पास है। अच्छा बताओ, सूर्य के पास है तो अगर तेज नहीं भागेंगे तो क्या होगा? सूर्य अपने में निगल नहीं जाएगा? बताइए, आपने वो देखा है मौत का कुआं वाला, जहाँ साइकिल चलाते हैं सर, मोटरसाइकिल चलाते हैं सब, देखा है कुएं के अंदर? यस सर। तो वहां कैसे कुएं में ना गिरने के लिए क्या करते हैं वो? कुआं उनको ग्रेविटी से तेज चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं। हाँ, तो अगर पास में होगा, अगर कोई भी चीज, एक बहुत भारी सी चीज है, उसके पास में कोई चीज है, तो वो उसको ज्यादा तेज खींचेगी कि नहीं खींचेगी? खींचेगी। और ज्यादा तेज खींचेगी क्योंकि उसका ग्रेविटी ज्यादा है। तो उसको बचने के लिए क्या करना होगा? बाहर की तरफ तेजी से दौड़ना होगा वो, लेकिन बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि बंधा हुआ है, तो गोल गोल घूमने लगेगा बचने के लिए। और जितना तेज घूमेगा उतना बचा रहेगा, है कि नहीं? अगर धीमे घूमेगा तो नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है, वीडियो था यार वो कहाँ चला गया? हाई रिवोल्यूशन स्पीड इसकी होती है, याद रखिएगा। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनकी रिवोल्यूशन स्पीड बहुत हाई होती है, और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनकी रिवोल्यूशन स्पीड बहुत ही स्लो होती है। और इनका एटमॉस्फेयर कैसा होता है? वो रिवोल्यूशन मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की स्पीड को रिवोल्यूशन स्पीड कहते हैं, और जो अपने ही एक्सिस पर घूमने की स्पीड होती है उसको रोटेशन स्पीड कहते हैं। और जो इनर प्लैनेट होगा उसका एटमॉस्फेयर जो है बहुत पतला होता है, क्योंकि सूर्य की फ्लेयर्स जो होती हैं उन एटमॉस्फेयर को, और उनका ग्रेविटी भी कम होती है, क्योंकि जो छोटे हैं तो ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम है तो एटमॉस्फेयर भी पतला है। और जो आउटर प्लैनेट है उसके एटमॉस्फेयर थिक होता है। इनर प्लैनेट में कोई रिंग उनके चारों तरफ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आउटर प्लैनेट्स में आपको रिंग देखने को मिलती है। और इनर प्लैनेट्स में या तो बहुत कम सैटेलाइट है, या तो बहुत ज्यादा सैटेलाइट, या तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आउटर प्लैनेट्स में नंबर ऑफ सैटेलाइट बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है, बता सकता है कोई? ट्राई कर सकता है? इसके पीछे की कारण क्या है, बताइए। सर आउटर प्लैनेट्स की जो ग्रेविटी होती है वो इनर प्लैनेट्स से अधिक होती है, दैट्स व्हाई जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, और साथ में सूर्य भी दूर होता है। सन अगर पास में होगा तो जनरली क्या होगा? सैटेलाइट को रहने देगा आसपास। आपको पता है कि वो लोग क्या करते हैं, अगल बगल के सारे सैटेलाइट को क्या करेगा? निगल जाएगा, निकल जाएगी नहीं। एक इसमें, एक सेकेंड, एक वीडियो था वो देख ले, कहाँ है वो? अच्छा वीडियो था, पता नहीं कि दिख नहीं रहा है अभी। एक मिनट बस। हाँ, ये देखिए, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा, नहीं ये तो दिखा चुके हैं ना। हाँ, ये वाला देखिए, ये देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि जो सन होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होता है। ये सन का मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है बताया था आपको। और ये जो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक हेलियोस्फीयर बनाता है। देखिए कैसे सबकी रक्षा कर रहा है, बाहर से जो कॉस्मिक रेज आती है, तो इसके अंदर जो है कॉस्मिक जो प्लाज्मा होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करते रहते हैं, नॉर्थ के साइड और साउथ के साइड जाते हैं, और उससे बनता है एक, क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड। और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है इतना स्ट्रांग होता है कि वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की रक्षा करता है। और जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सूर्य के अंदर से रेडिएशन भी नहीं आने देगा और सन स्पॉट बन जाएगा। और ये तुम्हारा आपका देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे यहाँ एक घटना पैदा करता है। वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, सोलर फ्लेयर्स आती है वहां से, वो हमारे यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा कर क्या बनाती है? ऑरियोला बोरियालिस एंड ऑरियोला ऑस्ट्रालिस। ये देखिए क्या होगा,
जब सूरज मरेगा तो बढ़ता जाएगा और इन सारे प्लैनेट्स को अपने में निगल देंगे। 6.5 बिलियन ईयर्स बाद क्या होगा कि देखिए सूरज रेड जियांट बनेगा और ये फैलेगा, बड़ा होगा, और ये मरकरी, वीनस, अर्थ इन सबको अपने में निकल जाएगा, फिर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं बहुत तेजी से, ये हमारे पृथ्वी पर आएंगी और ये घटना पैदा करती हैं। कौन सी घटना कि इस तरह से रंग बिरंगे बादल दिखाई देते हैं नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। इन रंग बिरंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, कैसे बनते हैं, क्या होता है। ठीक है, ये देखिए ये है सन स्पॉट्स, दिख रहा है। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी जनरेट हो रही है सन में, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो तीव्र मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी वजह से ही सन स्पॉट बनते हैं। ठीक, ये वाला शायद वीडियो नहीं दिखाया था ना अभी तक। तो ये जो है ये देखिए, नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और साउथ की तरफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जाते हैं, जिनकी तरफ से, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है तो हमेशा आप लोगों ने जो साइंस पढ़ा होगा, तो इतना पढ़ा होगा फिजिक्स में, किसी को पता है, ये याद है कैसे बनता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे जनरेट होता है? ये हर जगह होता है, पृथ्वी पे भी होता है। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर जनरेट हो, किस लेयर की वजह से हो सकता है बताइए सर? कोर की वजह से। कौन सा कोर? दो कोर है, इनर कोर और आउटर कोर। कहां पर मूवमेंट, कहां पर लिक्विड फेज, लिक्विड की तरह से है? इनर कोर सर। आउटर कोर। तो आउटर कोर जो है, इनर कोर सॉलिड है, नीफे, निकिल और आयरन से बना हुआ है। ठीक है, और जो आउटर कोर है वो लिक्विड फेज में है। ठीक है, और वहां पर ही और उसमें ही जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का बहुत तेजी से, इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का, उसकी वजह से ही हमारे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अब बताइए, सूरज का तो पूरा का पूरा बॉडी ही क्या है, गैसियस है। ठीक है, प्लाज्मा रूप में है। तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कितने बड़े पैमाने पर जगह पर आयरन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कितनी स्पीड से घूम रहा है, और हमारे यहाँ जो जनरेट होगा वो छोटे से आउटर कोर में हो रहा है। तो कैसा होगा, हमारे यहाँ कम होगा मैग्नेटिक फील्ड और वहां बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज आप लोग को? बताइए। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट किस पे का, मरकरी। वैसे हमने सोचा था प्लैनेट मरकरी कल शुरू करते, बट क्योंकि उसमें काफी चीजें और भी ऐड करनी थी। चलिए लेकिन देखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लेंगे। मरकरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद के प्लैनेट्स को हम लोग कल देखा जाएगा, कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजों को ऐड करते हुए। तो चलिए मरकरी को देखते हैं। बुध, ये देखिए कैसा ग्रह है ये, और ये रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसकी साइज उतनी ही जितनी की मून की है। हमारा चंद्रमा जो है उसकी साइज जितनी है उतनी ही मरकरी की साइज है, और सन के बहुत पास है। ठीक है, और ये सन के चारों तरफ सबसे तेज चक्कर लगाता है। क्या है? मजबूरी है, नहीं तो मर जाएगा, है कि नहीं? मरने के लिए, बचने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट रिवोल्यूशन पीरियड इसका है, सबसे तेज रिवोल्यूशन, ना कि रोटेशन। और इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 88 दिनों में ही इसका 1 साल हो जाता है, एक चक्कर लगा लेता है। जो हमारे यहाँ हम लोग का एक चक्कर कितने दिन में लगता है? 360 कितने दिन में लगता है बताइए? 365.25 कर सकते हो, या 1/4। रोटेशन पीरियड इसका देखिए कितना धीमे रोटेट करता है ये 58 दिनों में एक रोटेशन करता है, और हमारी पृथ्वी 24 आवर्स में एक रोटेशन कर लेती है। ठीक है, सोचिए कितना धीमे इसका रोटेशन पीरियड है। और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? मरकरी। मरकरी मतलब द स्विफ्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड, जो बहुत तेजी से मैसेज पहुंचाते गॉड्स को इन एंशिएंट रोमन मैथोलॉजी। तो मरकरी क्या है? मैसेंजर थे भाई, रोमन मैथोलॉजी के वो भगवान थे। हमारे यहाँ कौन है मैसेंजर? कौन से भगवान थे?
अरे आप लोग मैसेंजर को नहीं जानते। नारद। नारद। नारद जी। नारद। तो मरकरी वही नारद मुनि है, ठीक है। तो मरकरी जो है वो कैन ओनली बी सीन, अगर आपको ई देखना होगा अर्थ से तो आप सनराइज से थोड़ा सा पहले या सनसेट के थोड़ा बाद आप देख सकते हैं, लेकिन नाइट में आपको नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का, लेकिन जनरली वीनस ही दिखता है हम लोग को। आप इसको टेलीस्कोप से देख सकते हैं। मरकरी का एटमॉस्फेयर हो सकता है बचेगा, बताइए। मरकरी पहले तो छोटा है, उसकी ग्रेविटी नहीं है, तो एटमॉस्फेयर को कैसे बांधे रखेगा? एक तो छोटा है, ग्रेविटी है नहीं, गैसों को बांध नहीं सकता, और बगल में कौन है? सूर्य भगवान। वहां से क्या निकल रही है? सोलर फ्लेयर्स, बहुत तेजी तेजी सूर्य के तूफान निकल रहे हैं, वो क्या करेंगे? सारे हवाओं को क्या कर देंगे? भगा देंगे वहां से, एटमॉस्फेयर को रहने नहीं देंगे। तो मरकरी का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला होता है, थोड़ा बहुत हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन, पोटेशियम मिल सकता है, हल्का फुल्का देखने को आपको मिलेगा। मरकरी का जो टेम्परेचर रेंज है, दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है, सबसे ज्यादा अंतर होता है। कोई भी नेचुरल सैटेलाइट है, प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, उसकी तुलना में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रेंज, दिन और रात के तापमान में अंतर होता है किसका? मरकरी के, ठीक है। और साइंटिस्ट ने अभी डिटेक्ट किया है कि इसके पास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि अर्थ। इसका मतलब इसके अंदर भी कोर में कहीं ना कहीं कुछ लिक्विड टाइप का होगा, गैसेस टाइप का होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे हल्का प्लैनेट है। अब आप कहेंगे कि सबसे हल्का, तो आपको सबसे हल्का कौन सा लगता है? जो पानी में तैरता है वो सबसे हल्का माना जाता है। सैटर्न। उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन हल्का ये है। टोटल वेट जो अगर देखोगे, अब आप तो कहोगे आपसे हल्की फिर तो जहाज हो गई, पानी की जहाज आपसे हल्की हुई? तैरती तो वो भी है नदी में, समंदर में, पर क्या आपसे हल्की है कि आप उस पर बैठ के चले जाते हो? सोचिए, हल्का होना और डेंसिटी दोनों में बहुत अंतर होता है, यही है साइंस, ठीक है। तो हल्का सबसे ज्यादा कौन सा है सोलर सिस्टम में? वो है मरकरी, इसका टोटल वेट सबसे कम है। और जो हमारा क्या है, सैटर्न है, वो सबसे कम डेंस है। वीनस भी देख लीजिए, वीनस जो है सन के बाद सेकेंड सबसे पास का प्लैनेट है, ठीक है, मरकरी के बाद सन से और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा चमकता है प्लैनेट में, सारे प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा चमकदार क्या है? वीनस ही है। वीनस को हम लोग इवनिंग स्टार, शाम का तारा, और मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा भी कहते हैं। और इसके चारों तरफ बहुत ही घना बादल है, थिक क्लाउड कवर है, इसीलिए इसको व्हील्ड प्लैनेट भी कहते हैं, घूंघट से घिरा हुआ इसके आवरण चारों तरफ, जिसकी वजह से, और इसकी वजह से अगर इतना ज्यादा क्लाउड है तो इसकी जो ये जो धरती पर जो ऊष्मा होगी वो बाहर जा पाएगी स्पेस में? नो। नहीं जा पाएगी। इसका मतलब बहुत गर्म होगा, ये सबसे ज्यादा गर्म है। तो वीनस जो है वो अर्थ की ही साइज का है, अर्थ का ही मास का है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन कहते हैं, जुड़वा बहने भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कैसे रोटेट करता है? क्लॉकवाइज, जैसे कि यूरेनस। देखिए मरकरी का भी कोई मून नहीं था, इसका भी कोई मून नहीं होगा। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये मरकरी से भी ज्यादा गर्म है। मरकरी क्यों नहीं गर्म है? पूछ लिया आपसे एग्जाम में तो क्या बोलोगे? मरकरी सबसे गर्म क्यों नहीं है? बोलिए, बताइए भाई। सर एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत पतला है, एकदम वेरी नेग्लिजिबल। वेरी वेरी गुड। एटमॉस्फेयर नहीं है, वो एकदम पतला है एटमॉस्फेयर। आपको पता होगा या नहीं पता है तो ज्योग्राफी पता करा देगी कि जब भी आपके पास आपकी बॉडी सूर्य के प्रकाश से जब गर्म होती है प्लैनेट की बॉडी, तो प्लैनेट भी से के अंदर से भी गर्मी निकलती है, और ये गर्मी अगर स्पेस में चली गई, कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और अगर रोकने वाला अगर कोई है, आवरण है, तो अगर क्लाउड है, गैसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग वाली, तो फिर क्या होगा? वो गर्म रहेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा,
वीनस सबसे ज्यादा गर्म है क्योंकि उसका जो क्लाउड है, इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज्यादा घना है। और वीनस का एटमॉस्फेयर में कौन है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे यहाँ का ग्रीन हाउस गैस जो सबसे ज्यादा गर्मी है उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो कार्बन सबसे बड़ी डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है और यही वीनस की गर्मी के लिए भी जिम्मेदार है। परंतु ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद नहीं है? मरकरी में। और मरकरी में नहीं मौजूद है तो फिर क्या होगा? मरकरी गर्म नहीं रह पाएगा, जबकि सूर्य के एकदम पास है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहां भी होती तो वो वीनस से ज्यादा गर्म होता। और ये जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में यहाँ एक साल जो होता है, हमारे यहाँ एक साल 365 दिन का होता है, यहाँ 224.7 डेज, 225 दिन लगभग, 225 डेज के अराउंड इसका एक साल होता है। और एक बार ये चक्कर लगाने में कितना, सूर्य का चक्कर लगा के चला आएगा लेकिन अपना चक्कर नहीं लगा पाएगा। उससे 243 दिन लगता है इसको एक बार रोटेट होने में। रोटेशन में ये जो है थोड़ा ढीला है, ठीक है। सोचिए पूरा जो स्पेस है वो सरप्राइज, आश्चर्य से भरा ही हुआ है। कितनी चीजें हैं, यूरेनस उल्टा उल्टा नाच रहा है, ठीक है, ये वीनस भी एकदम उल्टा नाच रहा है, अजीब सा, इसका रोटेशन अलग है, धीमे धीमे घूम रहा है। वीनस का कोई भी मून नहीं है, जैसे कि मरकरी के पास कोई मून नहीं है, सन कोई मून रहने ही नहीं देता, उसी तरह वीनस के पास भी अपना कोई मून नहीं है, ठीक है। अब अपनी आती है अर्थ। हम लोग धरती पर ही आकर आज का क्लास भी खत्म कर देंगे, तो धरती को देख लेते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है धरती। और अभी कोई गया था स्पेस में? कौन गया था? शुभांशु शुक्ला। सुधांशु हाँ, शुक्ला। तो उन्होंने वहां से फोटो वोटो भेजी है, काफी नीली नीली धरती है। तो जितने भी इनर प्लैनेट हैं उनमें सबसे बड़ी है हमारी धरती, और सोलर प्लैनेट की पांचवी सबसे बड़ा, सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट भी है। ये अपने एक्सिस के अराउंड 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है, और ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। ये देखिए एक टिल्ट 23.5 डिग्री का ये है और इस यहाँ से 66.5 डिग्री का है। और अर्थ जो है वो 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। इसका रोटेशन क्या है कि 1 डिग्री रोटेट होने में कितना मिनट लेगी? 4 मिनट। और आपका 60 मिनट, 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट हो जाएगी? 15 डिग्री। याद रखिएगा ये दोनों ही पॉइंट अगली क्लास जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, तो वो वहां पर आपको समझना होगा। और वहां हम लोग देखेंगे कि समय कैसे घूमता है। और जो पृथ्वी होती है ये 23 घंटा 26 मिनट 56 मिनट 56 मिनट लेती है एंड 4.091 सेकेंड लेती है अपने एक्सिस के अराउंड क्या है, मूव करने में। मतलब एक रोटेशन करने में ये कितना, एक बार घूर्णन करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड करीब लेती है। और इसकी स्पीड 1610 किलोमीटर पर आवर है। और सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी? इक्वेटर पर। पोल तो घूमेगा ही नहीं ज्यादा, पोल तो वहीं पर रहेगा। रोटेट कौन सा करेगा सबसे ज्यादा? इक्वेटर। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर उस पॉइंट की स्पीड घटती जा रही कि नहीं घटती जा रही? रोटेशन स्पीड। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। इसी की वजह से आगे आपको कोरियोलिस फोर्स समझ में आएगा कि हवाएं क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट मूव कर जाती हैं और जो है आपका उधर अपने लेफ्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट मूव कर जाती है। ऐसा क्या वजह? तो उसके वजह है ये रोटेशन। रोटेशन से एक फोर्स लगता है कोरियोलिस फोर्स, और अलग अलग जगह पर, यहाँ पर पोल पर स्पीड अगर पूछ दिया जाए तो क्या है? रोटेशन स्पीड। पोल मूव कर रहा है, पोल तो वहीं पड़ा है ना, ठीक है। बाकी की ये मूव कर रहा है, ये घूम के यहाँ आ जा रहा है, ये और लंबा घूम के आ जा रहा है। तो अगर एक ही समय पर ये यहाँ पहुंच जा रहा है, इतनी लंबी दूरी घूम के, सबसे तेज तो ये घूमा ना, फिर से उससे धीमा ये घूमा, और वो तो वहीं पर खड़ा है, तो घूम ही नहीं रहा है ना।
तो पोल की स्पीड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारी पृथ्वी 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स लेती है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, ठीक है। ये देखिए पेरिहेलियन एपीहेलियन भी दिखा दिया फिर से। ये आपका एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट लेती है। और जब हम बता ही दिए, वो तो पहले भी बता चुके हैं, जब अपने रिवॉल्यूशन के दौरान पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है उसको एपिहेलियन कहते हैं, और जब पास होती है तो उसको पेरिहेलियन कहते हैं। और अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है। और मार्स हम लोग कल देखेंगे, लाल ग्रह चंद्रमा पर हम लोग जो है मंगल पर कल पहुंचेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो पृथ्वी है उसका अपना एक मून है जिसको हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे का जो है कल आपका ये सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप तैयार रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, टेस्ट होगा इसका। जब ये खत्म हो जाएगा सोलर सिस्टम तो इसका टेस्ट होगा, सो प्लीज सही से पढ़िए, और इसके खत्म होते ही नेक्स्ट डे टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। प्रणाम सर। Thank you, sir.